हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस को। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है। ये किसके लिए आएगा? तो यूपी TPSSC NM की जो 5272 वाली वैकेंसी आई है, ठीक है, 5272। एंड आपका, ठीक है, BTS ENM का जो 15,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, 15,000 प्लस। एंड कोई भी स्टेट का एग्जाम यदि आप देते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे एंड क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग भी जुड़े हैं लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर बता के जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, बताना है रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार प्रिवेंशन है। तो बताना है प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, यानी कि रोगों को फैलने से रोकने के लिए, ठीक है, कौन सा प्रिवेंशन होता है, तो कौन सा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे बताना है प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक होगा, ठीक है, चतुर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर का रोकथाम जो होता है रोगों के फैलाव के लिए, ठीक है, ठीक है, तो प्राथमिक हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें क्या होता है टीकाकरण वगैरह किया जाएगा, यानी कि रोग फैलने से पहले ही उसे रोका जाता है, ठीक है, उसे प्राथमिक रोकथाम कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, पहले यानी कि प्रारंभिक चरण में किसी बीमारी को रोकेंगे तो रोग का, ठीक है, प्राथमिक प्रिवेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड नंबर बताएंगे लोकिया के निर्वहन के दौरान होता है। तो लोकिया के निर्वहन के दौरान आप लोगों को बताना है, ठीक है, लोकिया क्या होता है दोस्तों। तो लोकिया जो है ना, ठीक है, क्या होता है, तो जो प्रसव के बाद होने वाला योनि स्राव होता है, यह रक्त, इसी के रक्त, इसमें क्या होता है, तो यह रक्त बलगम और गर्भाशय की परत से निकलने वाली उत्तकों से मिलकर बना होता है। यह मासिक धर्म की तरह दिखता है। लोकिया का निर्वहन आमतौर पर प्रसव के बाद 3 से 6 सप्ताह तक होता है। तो यहाँ पे निर्वहन के दौरान क्या होगा? माहवारी होगा, गर्भावस्था होगा, प्रसवोत्तर काल या रक्तस्राव हो जाएगा, सॉरी स्तनपान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि प्रसवोत्तर काल हो जाएगा, यानी कि प्रसव के बाद वह अवधि होती है जब शरीर की सभी प्रणालियां और प्रजनन अंग समान स्थिति में लौट आते हैं, उसे प्रसवोत्तर काल कहा जाता है। तो लोकिया का निर्वहन लगभग कितने, तो 3 से 7 तक होता है। इसमें ध्यान रखना है यह अवधि लगभग 6 हफ्ते तक चलती है, 6 हफ्ते तक चलेगी। ठीक है, इस दौरान स्तनपान भी शुरू किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रसवोत्तर काल क्या होगा, तो प्रसव की तृतीय अवस्था के बाद शुरू होता है। इस अवधि में माँ और बच्चे की देखभाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसमें ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, माहवारी पता ही है, मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में होने वाला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। गर्भावस्था आपको पता ही है, ठीक है, महिला के गर्भावस्था क्या है, तो महिला के गर्भाशय में भ्रूण के होने की स्थिति को क्या कहते हैं, तो गर्भावस्था कहेंगे। स्तनपान पता ही है, जब माता दूध पिलाती है तो उसे स्तनपान कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड नंबर बताइए क्या हो जाएगा। गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित वाल्वुलर रोग है। तो वाल्वुलर रोग क्या है, ठीक है, बताना है माइट्रल अक्षमता है, या माइट्रल वॉल्व का संकुचन है, महाधमनी वॉल्व का संकुचन, या महाधमनी अक्षमता। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, वाल्वुलर रोग बताना है यहाँ पे। तो वाल्वुलर रोग क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होगा, तो हृदय रोग भी ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि माइट्रल वाल्व का संकुचन हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइट्रल वाल्व का संकुचन। इसमें क्या होता है, देखिए वाल्वुलर रोग क्या होता है, हृदय रोग, हृदय वाल्वों से जुड़ी बीमारियों का एक समूह होता है। इसमें हृदय के एक या ज्यादा वाल्व ठीक से काम नहीं करते हैं। इसमें हृदय से शरीर को बाकी हिस्सों में ठीक है, रक्त का प्रवाहित होता है। माइट्रल वाल्व का संकुचन क्या होता है, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माइट्रल वाल्व मोटा और सख्त हो जाता है। ठीक है, इससे वाल्व पूरी तरीके से नहीं खुल पाता है और हृदय में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, एंड आपका
माइट्रल अक्षमता ये क्या होता है? माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन इसे कहा जाता है। दिल के माइट्रल वाल्व के ठीक से बंद न होने की वजह से खून का पीछे की ओर बहना, जिसे माइट्रल अक्षमता कहते हैं या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहेंगे इसे। ठीक है। महाधमनी वाल्व संकुचन क्या होता है? तो हृदय की महाधमनी वाल्व का संकुचित होना या अवरुद्ध होना होता है। ठीक है। यह हृदय से रक्त के सामान्य प्रवाह में बाधा डालता है। महाधमनी वाल्व का संकुचन हृदय के बाएं हिस्से को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है। महाधमनी अक्षमता या जिसे क्या कहेंगे? तो महाधमनी अपर्याप्तता कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें महाधमनी वाल्व सही से काम नहीं करता है। महाधमनी वाल्व जो होता है ना, सही से काम नहीं करेगा, उसमें क्या महाधमनी अक्षमता उसे कहा जाता है जी। चलिए आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखेंगे। बताएंगे एमटीपी यानी कि गर्भ समापन, ठीक है, एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो गर्भ समापन एक्ट बताना है आप लोगों को। गर्भ समापन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1971, 1975 या 1981? तो बताइए एमटीपी एक्ट कब पारित किया गया था? तो मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1971 में, 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि गर्भपात के लिए नियम और शर्तों को तय किया गया था। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत चिकित्सक ही गर्भपात करा सकते हैं, यानी कि जो पंजीकृत कराए हैं, ठीक है, वही बस गर्भपात करा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए चिकित्सकों से राय लेना जरूरी होता है। गर्भपात के लिए समय सीमा और आधार भी तय किया गया था इसमें। देखिए ठीक है, गर्भपात के लिए महिला की, यानी कि जो गर्भवती महिला है उनका सहमति लेना जरूरी होता है। गर्भपात के लिए अगर महिला नाबालिग है या पागल है तो उसके माता पिता या पति से सहमति लेना होता है इसमें। देखिए चलिए, तो 1971 हो जाएगा मेडिकल प्रेगनेंसी, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है? अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए? पीलिया रोग के लिए है, हेपेटोमा, यकृत की सिरोसिस या विल्सन रोग? तो यहाँ पे देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन का उच्च स्तर किसके निदान के लिए है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। फिफ्थ का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, यहाँ पे हिपेटोमा हो जाएगा, हिपेटोमा हो जाएगा। तो हिपेटोमा क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन, देखिए अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है? तो एक प्रोटीन है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिवर और जर्दी की थैली में बनता है। क्या कहाँ बनता है? तो बच्चे के लिवर और जर्दी की थैली में बनता है। यह प्रोटीन गर्भ में बच्चे के आसपास के तरल पदार्थ, यानी कि जो कि एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं या एमनियोटिक द्रव्य होता है ना, ठीक है, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, हिपोटोमा के बारे में देखिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ठीक है, तो हिपैटिक, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हिपोटोमा हो जाएगा। पीलिया आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यकृत का सिरोसिस क्या होता है? तो इसमें लंबे समय तक होने वाला नुकसान जिसकी वजह से घाव, ठीक है, उसमें घाव हो जाते हैं और लिवर काम करना बंद कर देता है। विल्सन रोग क्या है? तो विल्सन रोग क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला विकार जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज्यादा तांबा जमा हो जाता है, उसे विल्सन रोग कहा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स नंबर बताइए क्या हो जाएगा? एंड बताइए फोटोथेरेपी किसमें प्रयोग किया जाता है? एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो स्तन कैंसर के लिए निम्न में से कौन सा रोग सांकेतिक लक्षण है? तो बताइए स्तन कैंसर के लिए बताना है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूछा जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, एक बार बताइए स्तन का बढ़ जाना, स्तन का नाजुकता, निप्पलों का कालापन या निप्पलों से एक तरफा स्राव। तो इसमें क्या होता है? स्तनों में यदि गांठ या मोटापा हो जाएगा, स्तन का आकार या आकृति में बदलाव आएगा, स्तन की त्वचा में, ठीक है, गड्ढा या सिकुड़न होगा, निप्पल से दूध के अलावा स्राव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि निप्पलों से एक तरफा जब स्राव होगा ना, ठीक है, तो वो क्या होता है? स्तन कैंसर के लिए एक सांकेतिक लक्षण होता है। ठीक है, किसके लिए? तो स्तन कैंसर के लिए सांकेतिक लक्षण होता है। इसमें देखिए निप्पल पर या उसके आसपास, ठीक है, दाने हो जाता है इसमें,
निप्पल के बनावट में बदलाव आ जाएगा। एंड अगला क्या होगा मोस्ट इंपोर्टेंट, स्तन या निप्पल में जलन या सिकुड़न हो जाएगा। ठीक है, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए स्तनों के सामान्य रूप से स्पर्श से परिचित रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई बदलाव या महसूस होता है तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए इसमें। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, निप्पलों के गर्भास्राव, जो कि रक्त के सॉरी स्तन कैंसर के लिए सांकेतिक लक्षण होता है। 7 नंबर बताएंगे, फादर गिल्स ऑपरेशन। फादर गिल्स ऑपरेशन किया जाता है सर्विकल टीयर में, सर्विकल कैंसर में, या यूटेरिन संक्रमण या यूटेरिन प्रोलैप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर गिल ऑपरेशन क्या होता है, तो फादर और गिल ऑपरेशन पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के आगे बढ़ने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाने वाला एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें फादर गिल्स की मरम्मत के नाम से भी जाना जाता है, इसको फादर गिल्स के मरम्मत के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑपरेशन योनि की दीवार में, ठीक है, 200 और दूसरे या तीसरे डिग्री के प्रोलेप्स में किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि यूटेरिन प्रोलेप्स हो जाएगा। देखिए यूटेरिन प्रोलेप्स या इसे गर्भाशय के आगे की ओर खिसकना इसे कहा जाता है। ठीक है, यूटेरिन प्रोलेप्स या इसे गर्भाशय के आगे की ओर खिसकना कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति से नीचे खिसक जाता है, उसे यूटेरिन प्रोलेप्स कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह तब होता है जब पेल्विस फ्लोर की मांसपेशियां और ठीक है स्नायु बंधन कमजोर हो जाते हैं, तब होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें गर्भाशय योनि में गिर जाता है या योनि से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ पेल्विस फ्लोर की मांसपेशियां और स्नायु बंधन कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके कारण क्या है, वंशानुगत भी हो सकता है। चलिए, सर्वाइकल टीयर क्या है, सर्विकल या सर्वाइकल टीयर गर्दन की हड्डी में होने वाला छोटा, ठीक है, एक छोटा सा आंसू होता है, इसे ग्रीवा बलई आंसू या ग्रीवा कुंडलिकार आंसू भी कहा जाता है। ठीक है, सर्विकल कैंसर आप लोगों को पता है, ठीक है, गर्भाशय के सबसे निचले भाग या गर्भाशय के मुख यानी सर्विक्स के एक तरफ का घातक कैंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, यूटेरिन संक्रमण क्या होता है, तो संक्रमण आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यानी कि पेशाब में संक्रमण, यहाँ पे सीधी सी बात। चलिए आगे बढ़िए, 8 नंबर को देखें, क्वाड व्यक्ति है जो नपुंसक है, ठीक है, ठीक है, पुरुष है यानी कि प्रजननक्षम है, कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक है, या सर्जरी के पश्चात पुंसक यानी कि प्रजननक्षम बना है। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करिए, क्वाड क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट स्त्रियों के लिए नपुंसक हो जाएगा क्वाड व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बताएंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बिशप स्कोर का अवयव यानी कि घटक नहीं है। आप लोगों को बताना है, ग्रीवा सुसंगति, ग्रीवा विस्फारण, ठीक है, सिर की स्थिति या सिर का अवस्थान। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, एक बार क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा। और जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जितने भी प्रश्न आपके छूटे हैं ना, जो लोग भी क्लास में लेट से जुड़ते हैं, तो जितने भी प्रश्न आपके छूटे हैं तो उतना प्रश्न आप लोग कवर करेंगे पहले। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद उसको देख लेंगे आप लोग, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। बिशप स्कोर बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, बिशप स्कोर क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा की जांच का एक तरीका होता है। यह स्कोर जो होता है ना, गर्भवती महिलाओं के, ठीक है, प्रसव के लिए तैयार की गई स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। बिशप स्कोर को पेल्विस स्कोर या सर्विक्स स्कोर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी गर्भाशय ग्रीवा का जांच करके इसमें इसका गणना किया जाता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले बदलाव का पता लगाकर बच्चे की सिर की स्थिति का पता लगाकर, ठीक है, बिशप स्कोर जो है ना 0 से 13 तक का मापन होता है इसमें, 0 से 13 तक। ठीक है, 0 से 13 तक का मापन होता है। 0 का मतलब है कि प्रसव के लिए गर्भाशय ग्रीवा तैयार नहीं है, 13 का मतलब है कि प्रसव के लिए गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरीके से तैयार है। 8 से या उससे ज्यादा से मतलब क्या है, तो प्रसव जल्दी हो सकता है। 6 या उससे कम
स्कोर क्या करता है, तो गर्भाशय ग्रीवा अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है, प्रसव के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सिर का अवस्थान हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर का अवस्थान हो जाएगा। पिसव स्कोर का घटक कौन सा नहीं है, तो सिर का अवस्थान, ठीक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नहीं पूछा क्या है, ग्रीवा सुसंगति क्या होता है, तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप के बारे में, ठीक है, कितना समझ में आता है, ठीक है, उसे कहेंगे ग्रीवा सुसंगति। ग्रीवा विस्फारण, ठीक है, ग्रीवा विस्फारण क्या होता है, तो ये जो है ना, ठीक है, जब ग्रीवा 4 सेंटीमीटर से अधिक खुल जाती है तो गर्भाशय तीव्र संकुचन होने लगते हैं इसमें, और या, ठीक है, उल्व कलाएं फटने लगती हैं, तो उसे ग्रीवा, ठीक है, विस्फारण कहा जाता है। और सिर की स्थिति का मतलब क्या है, तो सिर की सामान्य या असामान्य रूप से होना, सिर की स्थिति। चलिए आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईसीटी, ठीक है, ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी का संकेत नहीं है। आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, गंभीर उन्माद, ठीक है, अतार्किक भय यानी कि फोबिया, वातोन्माद। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईसीटी का, ईसीटी के लिए संकेत है, तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे ये क्या होता है, तो यह एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें मरीज के दिमाग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसे जानबूझकर एक छोटा सा दौरा पड़ता है, ठीक है, इसे आम भाषा में बिजली का झटका भी कहा जाता है। ये किसमें किया जाता है, तो गंभीर मानसिक बीमारियों के इलाज में किया जाता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। ईसीटी के बारे में देखिए, यह प्रक्रिया सामान्य एनेस्थीसिया के तहत दी जाता है। यह दर्द रहित प्रक्रिया होता है। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी क्या होता है, तो दर्द रहित प्रक्रिया होता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के रसायन विज्ञान में, ठीक है, बदलाव लाने का कार्य करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10th का आंसर करना है आप लोगों को, सभी लोग एक बार आंसर करिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, अवसाद के खतरे के साथ गंभीर अवसाद, क्या हो जाएगा, सॉरी, आत्महत्या के खतरे के साथ गंभीर अवसाद हो जाएगा, जो कि ईसीटी के लिए संकेत है, ठीक है, ईसीटी के लिए संकेत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। गंभीर उन्माद क्या होता है, तो मैनिक साइकोसिस जिसे कहते हैं, एक प्रकार का मानसिक बीमारी है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, तो द्विध्रुवी विकार या बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम, ठीक है, का ये बाइपोलर डिसऑर्डर का लक्षण है गंभीर उन्माद, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, तो अत्यधिक गतिविधि जैसे दौड़ना, चीखना और गाना, नींद में कमी होगा, विचारों का, ठीक है, विचारों का दौड़ना और ध्यान भटकना, ठीक है, भव्य भ्रम, ठीक है, असाधारण व्यवहार करना इसमें होगा, अतार्किक, ठीक है, उन्माद क्या होता है यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। उन्माद आप लोगों को बता ही दिया मैंने अच्छे से, ठीक है। अतार्किक भय यानी कि फोबिया क्या होता है, तो चिंता, ठीक है, चिंता विकारों का एक प्रकार है। यह एक ऐसा भय होता है जो तर्कहीन होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, फालतू में, ठीक है, कुछ भी सोचना, कुछ भी डरना, ठीक है, और किसी गतिविधि, सिर्फ गतिविधि जानवर या वस्तु की स्थिति से जुड़ा होता है, यानी कि ऐसे लगता है कि जानवर कोई आ रहा है पीछे से, ठीक है, इसमें ये लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो हार्ट बीट तेज हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, सीने में तनाव, घबराहट वगैरह कई सारी चीज इसके, ठीक है, लक्षण होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और बातोन्माद क्या होता है, यानी कि हिस्टीरिया होता है एक प्रकार का जो कि मनोरोग है, ठीक है। बातोन्माद क्या है, हिस्टीरिया होता है जो कि एक प्रकार का मनोरोग है। यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें, ठीक है, अतिशय भावनाएं आती है, ठीक है, अतिशय भावनाएं होती है, ठीक है। इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है, हिस्टीरिया का कोई निश्चित परिभाषा नहीं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे, मनोरोग विज्ञान में प्रयुक्त अवसाद यानी कि डिप्रेशन की सबसे सटीक परिभाषा आपको इसमें से बताना है। तो बताइए क्या आ जाएगा, किसी प्रिय वस्तु को खोने की प्रक्रिया में मनोदशा में एक गड़बड़, भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण की पूर्ण हानि, निर्णय लेने या कार्य करने में असमर्थता, ठीक है, निराशा के परिणाम स्वरूप मनोदशा में एक गड़बड़। यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, डिप्रेशन क्या होगा, यानी कि अवसाद, मनोरोग विज्ञान में डिप्रेशन क्या प्रमुख अवसादग्रस्त, यानी कि जिसे मेजर ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है एक प्रकार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि किसी प्रिय वस्तु को खोने की प्रतिक्रिया में मनोदशा में एक गड़बड़, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, ठीक है, आजकल काफी प्रचलित भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा
ए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 12th नंबर बताइए क्या हो जाएगा। हेलोपेरिडोल का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है। तो हेलोपेरिडोल बताइए, तो एक प्रकार का क्या है, तो एंटी साइकोटिक दवा है। हेलोपेरिडोल क्या है, तो एक प्रकार का एंटी साइकोटिक दवा है। तो बताइए, ठीक है, उनिदापन, शुष्क मुख, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया या क्षुधा नाश। तो यहाँ पे एनोरेक्सिया जिसे कहेंगे, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे हेलोपेरिडोल क्या है। तो जो कि क्या करेगा, तो एंटी साइकोटिक दवा है जो मस्तिष्क में कुछ प्रकार की तंत्रिकाएं न्यूरॉन की गतिविधियों को अवरुद्ध करने का काम करेगा, ठीक है, उनकी गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, यह जो है ना चिंता की भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों एवं अन्य लक्षणों में मदद किया जाता है, यानी कि यह दिया जाता है। तो 12th का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ठीक है, पिरामिड बाह्य प्रतिक्रिया हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा। काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती हैं, काल्पनिक अनुभूतियां बताना है क्या कहलाती हैं। तो काल्पनिक अनुभूतियां मिथ्या विश्वास होगा, मिथ्या बोध होगा। ये मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है सारे, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन जो कि है मेंटल हेल्थ के क्वेश्चन है। मिथ्या बोध, भ्रांति यानी कि इल्यूजन, ठीक है, जादुई सोच यानी कि मैजिकल थिंकिंग, एंड मिथ्या बोध यानी कि हेलुसिनेशन। तो बताना है काल्पनिक अनुभूतियां क्या होती हैं। तो ये अनुभूतियां होती हैं जो कि वास्तविक में नहीं होती हैं, बल्कि कल्पना का उपज होता है। कोई भी कल्पना दिमाग में चलता रहता है, बट वो वास्तविक नहीं रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए, तो बी हो जाएगा, यानी कि मिथ्या बोध जो है ना, हेलुसिनेशन, ठीक है, जो कि काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती है। मिथ्या बोध जो कि काल्पनिक अनुभूतियां कहलाती है। देखिए, काल्पनिक अनुभूतियां में किसी ऐसी चीज को देखना, ठीक है, सुनना या सूंघना जो कि वास्तविकता में मौजूद नहीं है। किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में स्पर्श होने पे उसे लगता है कि, ठीक है, उसके बाएं पैर पे भी स्पर्श महसूस होता है, ठीक है, उससे मिथ्या बोध, यानी कि वास्तविक में वो होता नहीं है, ठीक है, बस दिमाग की कल्पना होती है, जिसे हेलुसिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, तो किसी चीज को देखने, सुनने और छूने और उसका स्वाद चखने या सूंघने का ख्याल आता है, जो कि दरअसल होता नहीं है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथ्या बोध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। 14 नंबर बताइए, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, आप लोगों को बताना है कि सबसे गंभीर जटिलता क्या है। तो मृत्यु का जोखिम, सहवर्ती अवसाद, कमजोर पारिवारिक संबंध या पृथक्करण, सॉरी सामाजिक पृथक्करण। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका तो होगा नहीं, कमजोर पारिवारिक संबंध, सामाजिक पृथक्करण यानी कि समाज के अलग करने से तो होगा नहीं है, ठीक है। सवर्ती अवसाद यानी कि मेनिया, मेनिया होता है ना अवसाद, यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्या होता है, ये भूख से, ठीक है, भूख न लगना, इसमें एनोरेक्सिया जिसे कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो मोटापा और वजन बढ़ने की डर से कोई व्यक्ति खाता नहीं है, खाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, उसे ही नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, मृत्यु की ज्यादा जोखिम, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि मृत्यु का अधिक जोखिम हो जाएगा। एनोरेक्सिया की गंभीर जटिलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताइए लास्ट क्वेश्चन, मरीज की अभिमुखता एवं स्मरण के आकलन के लिए जांच कौन सा है। तो सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, 15 का क्या हो जाएगा, 15 का सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सभी लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या होगा दोस्तों, तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा। मरीज की अभिमुखता एवं स्मरण क्षमता के आकलन के लिए जांच को क्या कहेंगे, तो थीमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न, ठीक है। जो लोग भी क्लास में लास्ट में जुड़े हैं ना, तो जितने प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, तो आगे के क्लासेस को देख लेगा। और आज से, इससे पहले ये ठीक है, 26 क्लासेस हो चुके हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं ना, ठीक है, तो आप लोग जरूर से देखेंगे, ठीक है। काफी आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगेगा, ठीक है, काफी आपको सहायता मिलेगा उसमें आपके एग्जाम में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरह है एक प्रकार का ये। चलिए, तो जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है ना, टारगेट विद सर, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को
ठीक है, लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।